नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आईटीआई के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो 25 क्वेश्चन हैं ये सभी प्रश्न मैंने प्रीवियस ईयर के जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन पेपर हुए हैं आईटीआई के अंदर उन क्वेश्चन पेपर से मैंने इन प्रश्नों को लिया है। मेरे पास जो है टोटल 17 क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे प्रीवियस ईयर के। उन 17 क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट करके मैंने ये वीडियो बनाया है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि इनमें से 101% आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर इज। तो कंप्यूटर का जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है? तो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस जो ऑप्शन सी है वो आपका बिल्कुल सही है। जो कीबोर्ड होता है वो कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड कंप्यूटर का एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा मॉनिटर और प्रिंटर ये दोनों आपकी आउटपुट डिवाइस हैं। दूसरा प्रश्न है ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर। तो ट्रिपल डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है द शॉर्टकट की फॉर कॉपी ऑफ द फाइल। तो किसी भी फाइल को कॉपी करने की शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल+C शॉर्टकट की का इस्तेमाल करता है। सी का मतलब होता है कॉपी, ठीक है। और पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए कंट्रोल+A शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी टेक्स्ट को, कंटेंट को अगर आपको कट करना है तो कट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+X। और किसी कंटेंट को आप कट कर लेते हो, कॉपी कर लेते हो तो वो आपके क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है डिफॉल्ट में, ठीक है। तो जब कट या कॉपी करने के बाद आपको उस फाइल को कहीं ना कहीं पेस्ट करना पड़ता है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल+V जो कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। तो इन चारों में से कोई ना कोई शॉर्टकट की आपसे एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। जरूरी नहीं कि केवल कॉपी की पूछी जाए, लेकिन ये 4 शॉर्टकट की आप जरूर याद रखिए। इन 4 में से कोई ना कोई एक शॉर्टकट की आपसे जरूर पूछी जाएगी। चौथा प्रश्न है स्प्रेडशीट आर सेव विद एक्सटेंशन डैश। तो स्प्रेडशीट यानी कि जो एक्सेल के अंदर जो आपकी वर्कशीट होती है उसको जब आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन नेम होता है .xls। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा अगर MS वर्ड में कोई फाइल आप सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc, जिसका मतलब होता है डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर आप नोटपैड में कोई फाइल सेव करते हो तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .txt जो कि ऑप्शन सी है। इसके अलावा अगर आप पावर पॉइंट के अंदर कोई फाइल सेव करते हो, प्रेजेंटेशन फाइल जो है बनाते हो, तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है .ppt जो कि ऑप्शन डी है। तो इन चारों में से ही कोई ना कोई आपसे जो है फाइल एक्सटेंशन पूछा जाएगा। अगर पूछा गया तो इन चारों से बाहर किसी भी प्रकार का फाइल एक्सटेंशन जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। सो इन चारों एक्सटेंशन को आप जरूर याद रखिएगा। पांचवा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल टेंस वर्ब। तो यहाँ पर एक टेंस दिया गया है, हमें सही वर्ब यहाँ पे चूज करनी है। तो ये जो सेंटेंस दिया गया है आई राइट एन इंग्लिश टेस्ट यस्टरडे, ये क्वेश्चन अब तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और जो आपके अब तक के मंथली टेस्ट हुए उनमें भी पूछा गया है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2 बार रिपीट हुआ है। तो मतलब अब तक ये जो है प्रीवियस ईयर के एग्जाम में 3 बार रिपीट हो चुका है। तो उम्मीद बनती है कि इसकी चौथी बार भी ये रिपीट हो जाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेस्ट दिया, कब दिया? यस्टरडे यानी कि कल दिया था। तो ये पास्ट की बात है और आप सब जानते हैं कि पास्ट जो टेंस होता है उसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो राइट, रोट, रिटन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है आपकी रोट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। आई रोट एन इंग्लिश टेस्ट यस्टरडे, मैंने इंग्लिश का टेस्ट जो है कल दिया था। छठा प्रश्न है फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? तो एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो जो आपका फैक्ट्री एक्ट है वो कब लागू हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1948 में जो है कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, यानी कि जब भारत आजाद हुआ था उसके आजाद होने के 1 साल बाद 1948 को कारखाना अधिनियम लागू हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके जो है मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट और आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में कई बार रिपीट हो चुका है। आठवां प्रश्न है शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कम से कम क्या उम्र निर्धारित की गई है? यानी कि आप जो अगर अप्रेंटिस लेना चाहते हैं अप्रेंटिस के लिए और आईटीआई में एडमिशन के लिए, तो शिक्षुता का मतलब होता है कि अप्रेंटिस के लिए, तो शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए कम से कम उम्र जो आपकी वो 14 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको आईटीआई में एडमिशन लेना है तो उसके लिए भी जो आपकी उम्र है वो 14 वर्ष होनी चाहिए। तो 8वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहाँ पर आपका सही है। 9वां प्रश्न है शिक्षुता अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी कि अप्रेंटिस एक्ट जो है वो कब लागू हुआ था? तो यह अधिनियम जो है सन 1961 में लागू हुआ था। तो
तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है स्वोट विश्लेषण में डब्ल्यू का क्या अर्थ होता है? तो स्वोट के अंदर डब्ल्यू का मतलब होता है वीकनेस, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। तो यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि स्वोट जो ये वर्ड है इसको आपको पूरा याद रखना है, क्योंकि इन चारों में से किसी भी जो है कैरेक्टर के आपसे फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो स्वोट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। इसके अलावा स्टार्टिंग के जो दो वर्ड हैं जैसे कि स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये दोनों आपके इंटरनल फैक्टर होते हैं, और अपॉर्चुनिटी और जो थ्रेट होते हैं ये आपके एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के दो आपके इंटरनल हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जो लास्ट के दो वर्ड हैं वो आपके एक्सटर्नल हैं। 11वां प्रश्न है स्मार्ट गोल में एस का क्या मतलब होता है? तो एग्जाम में जो है स्मार्ट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। तो यहाँ पर एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि जो भी आप आइडिया चूज करते हैं, जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपका आइडिया जो स्पेसिफिक यानी कि बिल्कुल अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो स्मार्ट की फुल फॉर्म आपको पता चल गई। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक यानी कि विशेष, एम का मतलब होता है मेजरेबल यानी कि आपको पता होना चाहिए कि उसे आप किस तरह से प्राप्त करें, किसी भी लक्ष्य को किस तरह से प्राप्त करें, उसका तरीका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तीसरा है अचीवेबल, आपका जो लक्ष्य है, टारगेट है, वो ऐसा होना चाहिए जिसे आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, और चौथा है रियलिस्टिक यानी कि वो रियल होना चाहिए। और लास्ट है टी का मतलब है टाइम बाउंड, उसकी एक टाइम लिमिट आपको सेट करनी चाहिए कि इतने टाइम के अंदर ये लक्ष्य आप प्राप्त कर लोगे। तो 11वें प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा है? एस का मतलब स्पेसिफिक, ऑप्शन सी। 12वां प्रश्न है पीडीसीए का मतलब डैश है? तो पीडीसीए का मतलब होता है प्लान, डू, चेक और एक्ट, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है निम्न में से कौन सी कार्डिनल संख्या है? तो नंबर जो दो तरह के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो किसी संख्या का क्रम बताते हैं या फिर किसी वस्तु का क्रम बताते हैं। तो कार्डिनल कौन से होते हैं? जो किसी का क्रम नहीं बताते, केवल ये बताते हैं कि वो कितनी है, उसकी मात्रा कितनी है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो सिंपल 1 लिखा हुआ वो आपका कार्डिनल नंबर है। इसके अलावा यहाँ पर 2, 9, 10, 11, 12 कोई भी संख्या होती है तो आपकी कार्डिनल नंबर होती है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 10th और फर्स्ट यानी कि किसी का बताया जा रहा है कि भैया ये पहले नंबर पर है, ये 10वें नंबर पर है। इसके अलावा जो आपके रोमन नंबर होते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी आपका जो है ऑर्डिनल नंबर में आता है। ठीक है, और सिर्फ जो संख्या लिखी होती है, सिंपल संख्या, वो आपकी कार्डिनल नंबर होती है। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन ट्रिपल ए सुनवाई का हिस्सा नहीं है? तो ट्रिपल ए का मतलब होता है एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट। तो इनमें से कौन सा अलग है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। एंजाइटी जो है वो ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, तो ट्रिपल ए का आपको पता चल गया, एटीट्यूड, अटेंशन और एडजस्टमेंट, यानी कि रवैया आपका सही होना चाहिए, अटेंशन आपको ध्यान देना चाहिए सामने वाले की तरफ, एडजस्टमेंट आपको सामंजस्य बिठाना चाहिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके जो अभी अक्टूबर में जो आपका मंथली टेस्ट हुआ था उसमें भी पूछा गया था। 15वां प्रश्न है हैंड प्रोटेक्शन इज डन इन इंडस्ट्रीज थ्रो, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर, कंपनियों के अंदर हाथों की सुरक्षा किसके माध्यम से की जाती है? तो हाथों की सुरक्षा के लिए हम जो है दस्तानों का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम ग्लोव्स कहते हैं। तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा गोगल्स यानी कि जो चश्मे होते हैं उनसे हम आंखों की सुरक्षा करते हैं। मास्क आप सभी जानते हैं, अपने जो है सांस लेने के लिए हम जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं अगर कहीं धूल है या प्रदूषण है तो, और सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं। और ये सभी उपकरण जो होते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर जो सेफ्टी के उपकरण होते हैं, उन्हें हम पीपीई यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो है पीपीई की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 16वां प्रश्न है रिज्यूम शुड बी, यानी कि जो रिज्यूम है वो किस तरह का होना चाहिए? रिज्यूम जो है शॉर्ट और प्रिसाइज होना चाहिए। तो 16वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है आमने सामने के संचार में टोन ऑफ वॉइस का परसेंटेज कितना होता है? तो जब आमने सामने कम्युनिकेशन करते हैं, किसी बातचीत करते हैं, तो उस समय टोन ऑफ वॉइस जो होती है उसका प्रतिशत 38% होता है। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। टोन ऑफ वॉइस का 38% होता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज का जो प्रतिशत होता है वो होता है आपका 55%। ठीक है, अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज का कितना प्रतिशत होता है, तो आमने सामने के संचार में बॉडी लैंग्वेज का 55% होता है, तो उस समय आपका ऑप्शन सी सही होगा। लेकिन यहाँ पर इस समय ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, 38% टोन ऑफ वॉइस।
18वां प्रश्न है, वह कंप्यूटर नेटवर्क जो क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सीमा में फैला होता है कहलाता है। तो वह जो नेटवर्क होता है उसे हम वैन नेटवर्क कहते हैं, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा जो आपका जो वैन नेटवर्क होता है उसकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि आपको जो है वैन नेटवर्क से ही जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि लैन, मैन और कैन इनसे बहुत कम पूछे जाते हैं। अब तक जितने एग्जाम हुए उनमें सिर्फ और सिर्फ आपके वैन नेटवर्क से ही पूछा गया है। कहीं पर आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जैसे कि वाइड एरिया नेटवर्क वैन की फुल फॉर्म है। इसके अलावा लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है, कम्युनिकेशन इज अ डैश। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन जो है कि नॉन स्टॉप प्रोसेस होता है। ठीक है, और कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि इंफॉर्मेशन का हम एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देते हैं और प्राप्त करते हैं और लेते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न है, इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल दैट वी आर एंटरिंग ए फॉर्मूला इन ए सेल वी मस्ट बिगिन विद एन ऑपरेटर सच एज। यानी कि एक्सेल के अंदर, किसी सेल के अंदर अगर आपको फार्मूला लिखना है तो फार्मूला लिखने से पहले आप किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं? तो फार्मूला लिखने से पहले हम इक्वल का जो निशान होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसको अलग करने के लिए, दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके लिए हम @ सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर दिया हुआ है। 21वां प्रश्न है, 8 बिट बराबर होता है कितने बाइट के? तो 8 बिट बराबर होता है आपका 1 बाइट के। ठीक है, और 8 बिट में आपके 2 निबल होते हैं, क्योंकि 4 बिट मिलकर के आपका एक निबल बनाते हैं और 8 बिट मिलकर के आपका 2 निबल बनाते हैं। ठीक है, तो 8 बिट किसके बराबर होता है? 8 बिट आपका 1 बाइट के बराबर होता है। 22वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद ए एंड दी और दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, डैश एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर। तो एक एरोप्लेन जो है वो हवा में उड़ता है, तो खालिस्तान में यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि आपके एग्जाम में जो है आर्टिकल से कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ए, एन और दे, ये तीनों आपके आर्टिकल हैं। तो जो आपके ए और एन होता है, इससे सबसे ज्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपका ए और एन होता है इसका मतलब होता है एक हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया कि एरोप्लेन फ्लाई इन द एयर, यानी कि एरोप्लेन जो हवा में उड़ता है। तो एक एरोप्लेन हवा में उड़ता है, तो यहाँ पर जो है या तो ए होगा और एन होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक आएगा। तो अब यहाँ पर एरोप्लेन से पहले ए आएगा या फिर एन आएगा, तो ये यहाँ पर आपको एग्जाम में देखना पड़ेगा। कैसे देखेंगे? देखिए, जो आपके वावल होते हैं, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, जो आपके 5 वावल होते हैं, किसी भी वर्ड को बोलते समय अगर आपको वावल की ध्वनि सुनाई देती है, यानी कि अगर वो वर्ड वावल से शुरू हो रहा है, तो उससे पहले हम जो है एन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वह जो वर्ड है वो कंसोनेंट से शुरू हो रहा है, किसी व्यंजन से शुरू हो रहा है, उसको बोलते समय किसी व्यंजन की ध्वनि आपको सुनाई देती है, तो उस समय उससे पहले हम ए का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता रॉकेट फ्लाई इन द एयर, एक रॉकेट जो है हवा में उड़ता है, तो ए मैं यहाँ पर लिख सकता, क्योंकि वो आर से शुरू हो रहा है, कंसोनेंट की ध्वनि है, व्यंजन की। लेकिन यहाँ पर एरोप्लेन जो वो ए से शुरू हो रहा है, और ए क्या है? ए एक वावल है। तो जितने भी वावल होते हैं उनसे शुरू होने वाले जो वर्ड होते हैं उनसे पहले एन आर्टिकल का यूज होता है। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। 23वां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? तो रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। इसके अलावा आपसे रैम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, 24वां प्रश्न है, ऑपरेटर को चालू मशीन के संपर्क में आने से रोकता है। तो ऑपरेटर को चालू मशीन के संपर्क में आने से कौन रोकता है? वो होता है आपका ऑटोमेटिक गार्ड। ऑटोमेटिक गार्ड क्या होते हैं कि वो सेंसर पर काम करते हैं। जैसे ही कोई ऑपरेटर मशीन के संपर्क में आता है, तो मशीन के जो घूमने वाले पार्ट होते हैं उन सभी के ऊपर वो जो गार्ड है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, जिससे जो ऑपरेटर है वो मशीन के घूमते हुए जो पार्ट होते हैं उनके इन्फेक्ट में नहीं आता है। तो 24वें प्रश्न का ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, ऑटोमेटिक गार्ड। 25वां प्रश्न है, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस आर। तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक मेमोरी। तो प्राथमिक मेमोरी होती है आपकी रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसके अलावा जो आपकी हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी मेमोरी में आती है। ये आपके एग्जाम में पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है कि सेकेंडरी मेमोरी है। तो जो आपकी हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी में रखी जाती है।
ठीक है, तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।